Hello student, this is Junaid Alam Ansari. Today we are going to discuss about work, power and energy. क्या डिस्कस करने वाले हैं हम? वर्क, पावर एंड एनर्जी. हम शुरू करते हैं पहले वर्क से. व्हाट इज वर्क? हम डिस्कस करेंगे पहले वर्क से कि वर्क क्या होता है. वर्क को हम इंग्लिश बोलते हैं कार्य. कार्य को हम काम भी बोल सकते हैं. तो काम क्या होता है? आप यहाँ पढ़ने आए हो, मैं आपको होमवर्क दूंगा, ये भी एक काम है. मैं आपको पढ़ाने आऊँ, ये मेरा काम है. तो हर तरह का, हर किसी का हर अलग अलग काम हो सकता है. लेकिन फिजिक्स में जो वर्क है उसकी क्या डेफिनेशन होती है, आइए देखते हैं. अगर किसी बॉडी पर हम फोर्स लगाते हैं, अगर वो बॉडी डिस्प्लेस हो जाती है तो हम इसे वर्क बोल देते हैं कि फोर्स के द्वारा कार्य किया गया इस पर, बॉडी पर. If a force is applied on a body, displace it, then work is said to be done. क्या हुआ इसका मतलब कि अगर किसी बॉडी पर फोर्स लगाया गया, अगर वो बॉडी डिस्प्लेस हो गई तो हम क्या बोल देंगे कि वर्क इज सेड टू बी डन बाय फोर्स. दिस इज वर्क. वर्क को अगर मैथमेटिकल रूप में रिप्रेजेंट करना चाहे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. वर्क इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर and displacement vector. F is force and S is displacement vector. हम यह देखेंगे कि डॉट प्रोडक्ट हो रहा है. डॉट प्रोडक्ट किसी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करने एक स्केलर क्वांटिटी देता है. तो हमारा ये वर्क क्या हुआ, एक स्केलर क्वांटिटी हुआ. तो हम यह बोल सकते हैं कि वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी. वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी. अगर हम इसकी यूनिट की बात करते हैं तो इसकी क्या यूनिट होगी? इसकी यूनिट हो जाएगी, अगर हम एसआई सिस्टम की बात करें तो एसआई सिस्टम हो जाएगी जूल. और अगर हम इस फॉर्मूले से इसकी यूनिट निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? फोर्स की क्या यूनिट होती है? फोर्स की होती है न्यूटन. डिस्प्लेसमेंट की होती है मीटर. तो ये हो जाएगी एम्पियर सिस्टम में. न्यूटन मीटर की एक यूनिट हो गई. अगर हम फोर्स को भी डिवाइड कर ले एक्सीलरेशन एंड मास में, तब उसकी यूनिट क्या हो जाएगी? फोर्स को क्या लिख सकते हैं हम? यहाँ पे अगर हम बात करते हैं फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन. तो मास की यूनिट क्या हो जाती है? केजी. एक्सीलरेशन की यूनिट क्या यूनिट हो जाएगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर. यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी है तो डिस्प्लेसमेंट की क्या यूनिट हो जाएगी? मीटर. तो हम बोल सकते हैं कि वर्क की यूनिट केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर. ये भी एक वर्क की यूनिट है. अगर एक और यूनिट की बात करें तो सीजीएस सिस्टम में तो एक और यूनिट होती है आरजी. अर्ग. ये हमारी होती है सीजीएस सिस्टम में. अगर मैं बात करूं एक अर्ग में कितने जूल होंगे, तो एक अर्ग में 10 की पावर -7 जूल होते हैं. कितना होता है? 10 की पावर -7 जूल. तो अगर मैं बात करूं अगर एक और यूनिट की, तो एक और यूनिट होती है इसकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट. क्या होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ई कैपिटल बी से, इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अगर मैं बात करूं कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल. ये वैल्यू जो मैंने आपको फाइंड आउट की है, आपको भी याद रखनी है. ये हमें कई बार मान लो जो वर्क है वो अर्ग में दिया होगा तो हमें जूल में कन्वर्ट करना होगा. तो एक अर्ग की वैल्यू थी 10 की पावर -7. अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वर्क दिया हुआ है तो हमें जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल 10 की पावर -19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जूल में निकालने के लिए. अब हम बात करेंगे कि फोर्स कितने तरह के होते हैं. फोर्स होते हैं
दो तरह के, कांस्टेंट फोर्स एंड वेरिएबल फोर्स। तो उन दोनों फोर्स की वजह से क्या वर्क होगा किसी बॉडी पर, तो वो हम चेक करेंगे। पहला लिखेंगे हम वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। मान लो मैंने किसी बॉडी पर एक फोर्स लगाया, ये बॉडी डिस्प्लेस हो गई, यहां पहुंच गई, डिस्प्लेसमेंट हुआ एस। इस बॉडी पे फोर्स लगाया मैंने, बॉडी डिस्प्लेस हो गई, कहां पहुंच गई, इस जगह पहुंच गई और डिस्प्लेसमेंट हुआ एस। तो वर्क डन क्या होता है, एफ इंटू एस डॉट प्रोडक्ट। अगर हम डॉट प्रोडक्ट को हटाते हैं तो cos थीटा आ जाता है साइन में, तो W वर्क इज इक्वल टू एफ एस cos थीटा। यहाँ पे जो थीटा एंगल है वो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल होता है उसे हम थीटा बोलेंगे। एंगल बिटवीन थीटा क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर हम बात करें एक और एग्जांपल की, तो इसका एक और एग्जांपल क्या होगा, मान लो एक फोर्स इस बॉडी पर इस डायरेक्शन में लग रहा है और ये डिस्प्लेसमेंट हो गए, यहाँ पर पहुंच जाती है, और मान लो डिस्प्लेसमेंट इस बार एस हुआ है, तब वर्क डन क्या होगा, तब वर्क डन हो जाएगा, इसको यहाँ पर लिखते हैं, वर्क डन हो जाएगा W, यानी W मतलब वर्क इज इक्वल टू फोर्स डॉट प्रोडक्ट एस। अब आप बताइए फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में हमें डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट लेना है, या फिर जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उस डायरेक्शन में हमें फोर्स का कंपोनेंट लेना है। फोर्स का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा, मान लो ये एंगल थीटा है तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा एफ cos थीटा, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा एफ sin थीटा। तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कौन सा फोर्स का कंपोनेंट है, एफ cos थीटा, तो यहां पर हम लिख देंगे एफ cos थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा एफ एस cos थीटा, जो कि सेम चीज इसके जैसे ही आ रही है। यहाँ पे जो हमने फाइंड आउट की थी वर्क का फॉर्मूला सेम है। और मैंने एक चीज और बताई आपको कि फोर्स का कंपोनेंट जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी डायरेक्शन में हमें फोर्स का कंपोनेंट निकालना है। लेकिन मैंने एक और बात बताई थी आपको कि अगर मान लो फोर्स इस डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शन में हम डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट ले सकते हैं। इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एस इस डायरेक्शन में थीटा इसके साथ है तो एस cos थीटा इसके साथ हो जाएगा, तो वर्क डन क्या हो जाएगा यहाँ पर एफ डिस्प्लेसमेंट का इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करूँ ये एस है तो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट क्या हो जाएगा एस cos थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम एस cos थीटा। तो यहाँ पर वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा एफ एस cos थीटा, यहाँ पर भी वही फॉर्मूला है, यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है। अब आप बोलोगे सर कि एफ साइन थीटा कहाँ पे गया, एफ साइन थीटा का ही यहाँ पर वर्क निकालने में क्यों नहीं हुआ, इसका आंसर हो जाएगा, मान लो हम इसको एफ डैश से रिप्रेजेंट करते हैं फिलहाल के लिए, एफ डैश से रिप्रेजेंट कर लिया मैंने। अब अपन देखते हैं वर्क डन, इसका यूज करते हैं एफ साइन थीटा का, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है एफ डॉट एस, अगर हम इसको बात करें एफ सॉरी यहाँ पे एफ डैश है ना, तो एफ डैश डाला था यहाँ पर, तो एफ डैश एस cos थीटा। अब मुझे बताइए एफ साइन थीटा किस डायरेक्शन में लग रहा है, वाई डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में, और एफ साइन थीटा है वाई डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में कितना एंगल हो गया 90 डिग्री का, तो cos थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, एफ एस cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो वर्क डन हमारा कितना आ जाएगा 0। इसलिए हमने एफ साइन थीटा का यूज नहीं किया वर्क डन में, क्योंकि एफ साइन थीटा की वजह से क्या आ रहा है 0 वर्क डन आ रहा है, इसलिए हमारा एक जो एफ साइन थीटा कंपोनेंट है फोर्स का, इसका हम यूज नहीं करेंगे, केवल जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कंपोनेंट है
जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कंपोनेंट है उसी का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट की वजह से वर्क डन हमारा 0 आ रहा है। अगर हम एग्जांपल लें तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल से आपको बहुत चीज क्लियर हो जाएगी कि वर्क डन कैसे फाइंड आउट किया जाता है, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो, कैसे किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लेना है और किस डायरेक्शन में नहीं लेना है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर, मान लो ये हाफ स्क्वायर है, सॉरी ये हमारा हाफ स्क्वायर है, इसकी रेडियस मान लो r है और यहाँ पर कोई बॉडी रखी हुई है। मैं इस बॉडी पर इस डायरेक्शन फोर्स लगाता हूँ तो ये डिस्प्लेस होते हैं। मान लो यहाँ पे आगे पहले अभी भी फोर्स इस डायरेक्शन में, मान लो ये फाइनल में यहाँ पहुँच गई और अभी भी फोर्स की डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में है। तो मैं आपसे पूछूं कि इसका वर्क डन क्या होगा, तो इसका वर्क डन क्या होने वाला है, F डॉट एस। फोर्स जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में हमें डिस्प्लेसमेंट देखना है और जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में हमें फोर्स देखना है। फोर्स की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है, एक्स की डायरेक्शन में, तो फोर्स तो ये हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट देख, मेन चीज है इसमें डिस्प्लेसमेंट। पहले बॉडी यहाँ थी, बॉडी यहाँ पहुंच गई, तो फोर्स की डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में, तो हमें डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में देखना है। तो अज्यूम करना है कि बॉडी मान लो यहाँ पर है और फोर्स भी इस डायरेक्शन में है, बॉडी इस जगह पर है, तो बॉडी इस जगह से यहाँ तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ r का, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, F डॉट r। ये चीज समझ में आ गई। जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में हमें डिस्प्लेसमेंट देखना है। तो फोर्स फाइनल में है, मुझे फोर्स की डायरेक्शन इस जगह पर इस डायरेक्शन में है, तो हमें अज्यूम करना होगा कि ये वाली बॉडी पहले यहाँ होगी, तो यहाँ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस है उसे हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, r, तो हमारा वर्क डन कितना हो जाएगा, r। सेम एग्जांपल मैं एक और लेता हूँ ऐसे ही, इससे और चीज आपको क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल एक और हाफ स्क्वायर है जिसकी रेडियस r है। मान लो कोई बॉडी m मास की यहाँ पे रखी हुई है और इस बार मैं फोर्स लगा रहा हूँ इस डायरेक्शन में, फोर्स यहाँ पे लगा और ये बॉडी डिस्प्लेस होके इस डायरेक्शन यहाँ पे आ गई इसके अपर पॉइंट पर। अभी भी फोर्स की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, तो मुझे बताओ इसका वर्क डन क्या होगा इस फोर्स की वजह से। मान लो ये F फोर्स है, ये F फोर्स है, ये भी F फोर्स था और ये भी F फोर्स है, तो इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना कार्य करना पड़ा, कितना वर्क करना पड़ा, वो मुझे बताओ। वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स तो आ गया F। अब मेरे को बताओ डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, तो हमें डिस्प्लेसमेंट भी क्या लेना है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ही देखना है। तो वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हमें डिस्प्लेसमेंट देखना है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन का, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ये वैल्यू कितनी है, ये r है, ये भी r है, तो ये वैल्यू जाएगी हमारी √2r। क्यों, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम हमने इसमें लगाई है, ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है, √2r। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा आ गया √2r। वर्क डन इज इक्वल टू √2Fr। तो देखा आपने, इस वाली पोजीशन में फोर्स इस डायरेक्शन में था तो हमारा वर्क डन निकल के आया था F डॉट r, और इस वाले केस में हमारा जो फोर्स की डायरेक्शन थी वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में थी, तो हमारा वर्क डन निकल के आया था √2Fr। दोनों में डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक बॉडी डिस्प्लेस की, इसमें भी यहाँ से यहाँ तक बॉडी डिस्प्लेस की, लेकिन हमारा वर्क डन अलग अलग आया। आप समझ गए दोनों में क्या अंतर था, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना आना चाहिए। अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अभी हमने बात कर रहे थे कांस्टेंट फोर्स की, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स का मतलब हुआ जो फोर्स हमें गिवन होगा
वो डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में होगा या फिर टाइम की टर्म्स में होगा, या डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों टाइम की टर्म्स में, या फिर फोर्स डिस्प्लेसमेंट की टर्म में, या जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम की टर्म में दिया होगा। तो हमें उन दोनों टर्मों को एक टर्म में कंक्लूड करना है और हमें वही एफ एस कोस थीटा वाला फॉर्मूला लगाना है। कैसे, आइए देखते हैं। मान लो कोई बॉडी है, उस पर एफ फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेस हो गई बॉडी यहाँ पे आ गई, और मान लो ये डिस्प्लेसमेंट पूरा कितना है, एस है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, एस है, और हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना मिला हमें, एक्स एस, और ये बॉडी का मास कितना है, मान लो एम है। तो इसको इस तरह के जो वेरिएबल फोर्स है उस तरह के फोर्स को वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, मान लो जो हमारी लेंथ है ये डिस्प्लेसमेंट, उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देंगे। मान लो ये जो छोटा पार्ट है उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो ds है, छोटा सा जो पार्ट है इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, ds है। तो इसमें इस डिस्प्लेसमेंट के लिए इस फोर्स के द्वारा वर्क कितना होगा, इस डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क होगा dw, यानी कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो स्मॉल ही वर्क होगा, तो dw क्या होगा, एफ डॉट ds, वही फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब स्मॉल वर्क है और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क डन भी कितना होगा, स्मॉल होगा, ठीक है। लेकिन हमें कहाँ से कहाँ तक वर्क डन निकालना है, हमें यहाँ से मान लो पोजीशन r इक्वल टू 0 है और ये r इक्वल टू कितना है, s है, इसको s कर लेते हैं, s की वैल्यू कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है, तो f डॉट ds हो जाएगा। हमें यहाँ से यहाँ तक वेरी डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन निकालना है, तो हमें इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। dw इज इक्वल टू